हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की हमारी क्लास मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है और आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉप 15 मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी टॉपिक से यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो जिनका भी आने वाला आर्मी का एग्जाम है साथ में अपना कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। सभी के सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। तो स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 13 क्वेश्चन राइट करने का। और अगर मैथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप 15 में से 15 क्वेश्चन राइट करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे और मेरे से पहले सभी को आंसर देना है। कॉपी पेन सभी विद्यार्थी साथ में लेकर बैठेंगे और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपको आंसर देने में ज़्यादा समय लग रहा है तो सेशन को रोकिएगा। पहला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो यहां पर देखिएगा आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो निकालिएगा। देखिएगा, अगर मैं 25 का फैक्टर करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 5 लिख सकता हूं, राइट। 35 का फैक्टर करूंगा तो 5 इंटू 7 होगा। 40 का फैक्टर करूंगा तो 5 इंटू 8 होगा और 30 का फैक्टर करूंगा तो 5 इंटू 6 होगा। इतना सभी को क्लियर है? अब देखिए, यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 ही ऐसा डिजिट है जो सभी के अंदर मौजूद है। सभी फैक्टर के अंदर 5 आपको दिखाई दे रहा है और कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो इन सभी के अंदर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसका HCF आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5 जो है वो इसका HCF होगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाइए। तो यहाँ पर आपको अभाज्य संख्याएं बतानी हैं 50 और 80 के बीच और उनका आपको टोटल कर देना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा गया था 28 फरवरी 2021। तो देखिएगा, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी कॉपी पेन में सॉल्यूशन कर रहे होंगे और यदि आपको इस क्वेश्चन का आइडिया नहीं है तो मेरे साथ सॉल्यूशन को देखिए आपको बताना है 50 से लेकर 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर पता होने चाहिए जो एक के पहाड़े पर या फिर स्वयं के पहाड़े पर भाग होती हैं अपने आप पर। तो यहां पर अगर मैं डिस्कस करूं तो 50 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आएगी वो क्या आएगी, 53 आएगी। नेक्स्ट 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 58, यहां तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी किसी ना किसी के पहाड़े पर भाग होती हैं। नेक्स्ट हम 59 को कर लेते हैं। 59 के बाद आपका 61 हो जाएगा। 61 के बाद क्या होगा आपका, 62 भी डिविजिबल है, 63 भी डिविजिबल है, 64, 65, 66, यहाँ तक सभी डिविजिबल हैं। 67 को लिख लो यहाँ पर। 67 के बाद क्या आएगा, 68, 69, 70, यहाँ तक डिविजिबल है। 71 को कर लो। नेक्स्ट आप 73 को कर लो। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, 79 को करोगे। क्लियर है? इतनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 और 80 के बीच में हैं, इनका आपको टोटल लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पे टोटल कैसे लगाओगे, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30, 30 और 30, 3 कितने होंगे, 33 होंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो लास्ट का यूनिट का डिजिट आएगा टोटल करने के बाद वो आपका 3 आएगा। क्लियर है? इसके आगे फिर 2 संख्याएं और होंगी। तो यहाँ पर तो मेरे को ऑप्शन सी ही ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 3 है। तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे भी आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है सभी को?
मैं उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आया होगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 463। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, सिंपल सा प्रश्न है आपका डिविजिबिलिटी का। इसके अंदर बस आप क्या कर देते हो, कभी ना कभी पॉइंट में आप गड़बड़ कर देते हो, आंसर तो आप सही निकालोगे। देखिएगा 0.592 को 0.8 से आपको डिवाइड करना है। तो करते हैं फटाफट सॉल्यूशन। 592 लिख लेता हूँ यहाँ पर, और 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा है तो नीचे मैं यहाँ पर 1000 लिख लूँगा। इतना क्लियर है ना? भाग करना है आपको 0.8 से, तो नीचे डिवाइड में 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो 8/10 होगा। तो ये 10 नीचे न रह कर ये 10 कहाँ चला जाएगा आपका, ये 10 आपका ऊपर चला जाएगा। बस इतना सभी को क्लियर हो गया ना? आप फटाफट से कैंसिल करेंगे। 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई, 8 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 सते 56 और 8 चौके 32, यानी कि 74/100 होगा। सोल्व करेंगे तो 0.74 आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है स्क्रीन पर इस तरह से कि माना x सम संख्या है और y एक विषम संख्या है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिएगा कोई भी एक सम संख्या है और दूसरी आपको विषम संख्या दे रखी है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक हमेशा इनका मल्टीपल होता है। मान लो एक संख्या आपको 2 दे रखी है जो सम संख्या है, एक संख्या 3 दे रखी है जो विषम संख्या है। अगर मैं आपको इनका एलसीएम निकालने को बोलूँगा तो इनका एलसीएम 6 होगा, इनका मल्टीपल। क्लियर है ना? तो एक संख्या आपको x दे रखी है जो कि एक सम संख्या है, एक संख्या आपको y दे रखी है जो कि एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका मल्टीपल हो जाएगा xy। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर 4% हो। तो देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वृद्धि दर 4% है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 104/100 लिख सकता हूं। 104/100 लिखने का ये बेनिफिट है कि हमारा जो है डायरेक्ट आंसर आता है, हमें आगे कुछ भी प्लस नहीं करना होता। ओके, तो देखिए वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है, 12 लाख है। तो यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर है? ये वर्तमान में आपके शहर की जनसंख्या है 12 लाख। अब यहाँ पर देखिएगा 4% का इंटरेस्ट रेट है जिससे आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसको मैं 104/100 लिख सकता हूँ। क्लियर है ना? 2 वर्ष के लिए बढ़ रही है तो फिर से मैं क्या करूँगा, 104/100 लिख दूंगा। बस आपको इतना स्टेप करना है और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये नीचे की 4 जीरो से ऊपर की आपकी ये 4 जीरो कैंसिल हो जाती हैं। अब देखेंगे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी आपको ध्यान से मल्टीप्लाई करना है ट्रिक के साथ। देखो यहाँ पर तो आपका 0 है तो लास्ट का आपको जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 आएगा। ओके, अब देखो 4 चौके 16 और 16 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा 16 दूनी 32, यानी कि जो आपका सेकंड यूनिट डिजिट होगा, जो आपका दहाई का अंक होगा वो आपका 2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में जो है 20 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपका आंसर यही आने वाला है। राइट, ये बस एक छोटी सी ट्रिक होती है, आपका समय ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो किसी भी प्रश्न में। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनसे आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाता है। चले आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना है। कॉपी पेन में सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा समय आपको जरूर लगेगा इस प्रश्न में क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा मीडियम लेवल का है। देखिएगा
कि 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखो उसने क्या किया है, जो सेलिंग कितनी की है, 18 खाटों की सेलिंग की है, यानी कि उसके बाद जो खाट थी वो 18 ही होंगी, तभी उसने 18 खाट की सेलिंग की है, और 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ भी प्राप्त कर लिया। यानी कि यहाँ पे अगर मैं +3 करूंगा तो 18 खाट बेचकर उसने 21 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया है। यानी कि 18 खाटों का जो विक्रय मूल्य है वो 21 खाटों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। ये सभी को समझ में आया है क्या इतना? देखो 18 खाटों का जो विक्रय मूल्य है वो आपका अब 21 खाट के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, क्योंकि 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो क्रय मूल्य में उसकी 3 खाट और ऐड कर दी। यहां पर सभी को समझ में आया है? 18 खाटों का विक्रय मूल्य 21 खाटों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिएगा, एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खाट बेचता है, तो यानी कि 21 खाटों का क्रय मूल्य भी कितना होगा, 16,800 होगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। तो देखिए 21 खाटों का जो क्रय मूल्य है, 21 खाटों का क्रय मूल्य कितना है, 16,800 रुपये है। क्लियर? हमको बताना है एक खाट का क्रय मूल्य, तो 21 से भाग कर दो। पहले मैं 3 से करूंगा, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 0 0। फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7, तो यहाँ पे आपका 800 रुपये आएगा एक खाट का क्रय मूल्य। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन बस आपका चुटकियों का है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, 2 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करो। सीधी सी बात है, यहां पर आपको वैल्यू घंटों में दे रखी है, समय आपको दे रखा है 2 दिन, तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे, 48 आवर्स होंगे, और आपको 30 घंटे के साथ अनुपात निकालना है। सिंपल, 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा, फिर यहाँ पे और कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, 2 आठे 16, 8:5 आपका रेशो आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यदि उनका योग 70 है तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो पूर्णांक में क्या जोड़ना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों संख्याओं के पूर्णांक निकाल लो। देखिएगा, दो संख्याओं का रेशो कितना है, 3:4 दे रखा है। अगर मैं रेशो का टोटल करूंगा तो रेशो का टोटल कितना हो गया, 7 हो गया, और यहां पर एक्चुअल में टोटल दे रखा है हमको 70। तो यहां से एक रेशो की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्लियर? तो संख्याएं कितनी होंगी, 10 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 होगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 होगा। संख्याएं हमारी हो गई 30 और 40। क्लियर? अब बोला है कि इन संख्याओं में क्या जोड़ें कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो यहां पर मैं x लिख लेता हूं। मैंने संख्याओं में क्या कर लिया, दोनों साइड x x जोड़ दिया, तो उनका रेशो कितना हो गया, 5:6 हो गया। इतना स्टेप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका बनेगा 180 + 6x इज इक्वल टू 200 + 5x। क्लियर? तो देखिएगा, ये 5x इधर जाके 6x में माइनस होगा तो यहाँ पे आपका x बचेगा, और यहाँ पे 180 जब 200 में जाके माइनस होगा तो यहाँ पे आपका 20 बचेगा। तो x की वैल्यू 20 होगी। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया है? आप इस प्रश्न को ऑप्शन से भी कर सकते थे डायरेक्ट। देखिए कैसे, कि संख्याएं आपको पता लग गई, एक संख्या आपकी 30 है, एक संख्या आपकी 40 है, राइट। अगर हमको पता लग गया कि संख्या में 20 जोड़ना है तो ये संख्या 50 हो जाएगी, फिर ये संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो रेशो इनका 5:6 बन रहा है। आप इस प्रश्न को ऑप्शन से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे कि पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है।
यदि P अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो फिर Q अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया P और यहां पर मैंने लिख दिया Q। P Q से 30% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि इनकी कार्य करने की क्षमता बतानी है। तो अगर मैं Q की कार्य करने की क्षमता 100 मान लूं तो P की कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी, क्योंकि यह इससे 30% अधिक है। आप 100 की जगह कुछ भी मान सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। तो इनको रेशो बना लो, ये जीरो से आपके जीरो कैंसिल कर दो। अब देखिएगा यहां पर बोला है P अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है। आप सभी को पता है ना कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। P की एफिशिएंसी कितनी है, 13 है, और P किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो P की एफिशिएंसी 13 है, किसी काम को 20 दिन में करता है, तो P का टोटल वर्क कितना हो गया, यहां से आपका 260 हो गया। मैं उम्मीद करूंगा इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बोला है तो फिर Q उसे कितने दिन में करेगा। तो यहां पर देखिएगा कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, 260 है। Q की यूनिट कितनी है, 10 है कार्य करने की क्षमता। तो यहां पर मैं 10 कर देता हूं, तो यहां पे जीरो से आपकी जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पे क्या आंसर आएगा आपका, Q उस काम को 26 डेज में करेगा। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को ये वाला प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर। 1600 रुपये की प्राप्त राशि पर 10 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। सिंपल। मूलधन कितना है आपका, 1600 रुपये है। दर आपकी कितनी दे रखी है, 7.25%। तो इसको मैं 725/100 लिख सकता हूं, है ना। समय आपको दे रखा है 10 वर्ष का, और डिवाइड बाई कितना होता है, डिवाइड बाई आपका होता है 100। इतना स्टेप सभी का क्लियर हो गया ना। अब देखो ये 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो मैंने यहां पर कैंसिल कर दी। फिर यहां पर मैं क्या करता हूं, आपका ये 1 जीरो से आपका मैं यहां पर 1 जीरो और कैंसिल कर देता हूं। अब देखिएगा 2 से कैंसिल करते हैं, 2 पंजे 10, यहां पे आपका 2 अट्ठे 16। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, यहां पे आपका 2 और 2 बचेगा, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। 145 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा 145 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, पंजो अट्ठे 40 का 0, हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 36 का 6, हासिल 3। तो यहाँ पे आपका 1160 आपका कहाँ पे है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। रमन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x रुपये जमा करता है जो 72,900 रुपये हो जाते हैं। तो आपको x का मान बताना है, यानी कि आपको मूलधन बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मिश्रधन वाला। अमाउंट क्या होता है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100। समय आपको 2 वर्ष दिया है तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। इतना क्लियर है सभी को। तो देखिएगा जो अमाउंट दे रखा है वो आपको दे रखा है 72,900 रुपये। प्रिंसिपल हमारा क्या है, x है, तो मैं इसको p ही रहने देता हूं। अब आगे देखो यहां पर r हमारी कितनी है, 8% है, तो यहां पर मैं r को 8 बना लेता हूं। क्लियर है। तो यहां पर करेंगे तो ये 108/100 बनेगा, ठीक है, गुणा स्क्वायर है तो फिर से हम इसको 108/100 कर देंगे। इतना क्लियर है ना सभी को। अब देखिएगा इसको सोल्व करते हैं पहले फटाफट से। पहले 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आपके कितना आएगा, 2 से आपका 50 आ जाएगा, और ये आपका बनेगा 2 पंजे 10 और यहाँ पे 2 चौके 8। फिर 2 से कैंसिल करूंगा, नीचे 25 आएगा और यहाँ पे आपका 27 आएगा। क्लियर है। तो इसको मैं पूरे को कैंसिल करके, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे आपको मैं काट के 27 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर भी आपका 27 होगा और नीचे आपका 25 होगा।
समझ में तो आ रहा है ना इतना। अब देखिएगा यहाँ पे आपको 72,900 रुपये दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 27 गुणा 27 यानी कि 27 का स्क्वायर हो गया, और 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इस 27 के स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपका 100 बनेगा। क्लियर है। अब देखिए 25 गुणा 25 कितना होगा, 625 होगा, और 625 इधर जाके जब 100 में मल्टीप्लाई होगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका, 625, और यहाँ पे 100 का 2 जीरो और लगा दो। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। आपका एजिस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है कि एस जो है वो आर से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो एस की आयु कितनी है? देखिए यहाँ पर एस लिख दिया मैंने और यहाँ पर मैंने लिख दिया आर। इनकी आयु का रेशो कितना है, 7:9 है, और एस जो है वो आर से 7 वर्ष छोटा है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो यहाँ पर रेशो में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना, और एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच, 7 वर्ष का अंतर है। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि 2 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के बराबर है। आपको एस की आयु निकालनी है। एस का रेशो कितना है, 7 है, तो आपको 7 रेशो की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स। कन्फर्म है ना इतना? तो अब देखो यहाँ पर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 2x। तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, 24.5 ईयर आपके एस की आयु है। ऑप्शन आपका डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा प्रश्न था, मैं उम्मीद करूंगा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे टाइम वाला। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्लियर? तो देखिएगा आपको ट्रेन वाला टॉपिक पूरा करवाया है मैंने, आपको उसमें बताया है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को या फिर किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ उनकी लंबाई भी हमेशा जुड़ती है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की आपको लंबाई निकालनी है, जिसको मैं टी मान लेता हूँ, ट्रेन की लंबाई। क्लियर? प्लस प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ेगी जो कि कितनी है, 410 मीटर है, डिवाइड बाई स्पीड कितनी है आपको दे रखी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड आपको 66 दे रखी है, परंतु आंसर जो है वो आपका मीटर में है। तो स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। पता है ना इतना? तो 18 नीचे ना रहकर 18 कहाँ चला जाएगा जी, 18 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये आपका स्पीड हो गया। टाइम कितना दे रखा है आपको, 30 सेकंड। बस अब इसको सोल्व करेंगे, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, 6 से कैंसिल करता हूँ, 6 तिया 18, और यहाँ पे कितना होगा, 6 पंजे 30, फिर 3 से ये नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब देखिए 22 को 5 से करूँगा तो 110 बनेगा, और 110 इधर जाके जब 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 550 बन जाएगा, यानी कि t प्लस 410 इज इक्वल टू कितना होगा, 550 होगा। क्लियर? तो ये 410 इधर जाके जब 550 में माइनस होगा तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ पर आपका आ जाएगा 410 जो है 400 कितना था, 410 जो है ये इसमें जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, और यहाँ पे आपका बनेगा 1, यानी कि 140 आपका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 140। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर देंगे कि एक नाव की शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के विपरीत 20 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात करो।
तो देखिएगा यहाँ पे कि अगर कोई नाव धारा के विपरीत जाती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। धारा के विपरीत जाने पर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टाइम। क्लियर है इतना सभी को, समझ पा रहे हो ना। अगर धारा के विपरीत जा रही है तो एक्स माइनस वाई यानी कि स्पीड को हम माइनस करेंगे। तो समझिएगा क्वेश्चन को। 20 किलोमीटर टोटल दूरी दे रखी है आपको। शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति आपको निकालनी है जो कि मैंने वाई मान लिया और ये माइनस हो जाएगा। समय आपको कितना दे रखा है, 4 घंटे दे रखा है। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 इधर जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 20 चौके 80 माइनस 4y। इतना सभी को क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 80 इधर जाके जब 20 में माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए। जब ये 80 इधर जाके 20 में माइनस होगा तो यहाँ पे -60 होगा और यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, -4y दे रखा है। क्लियर है ना। ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ध्यान से देखिएगा। ये माइनस से आपका माइनस कैंसिल, 4 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे 15 पे जाएगा। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 17, 22, 27 और 32 ऐसे करते करते आपको 20वां पद बताना है। 20वां पद क्या होगा। ये सीरीज क्या है, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी कि समांतर श्रेणी वाली सीरीज है। आपको 20वां पद निकालना है यानी कि आपको nth टर्म निकालनी है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। a प्लस n-1d। a क्या होती है, जो पहली संख्या दे रखी है वो, प्लस n-1। n क्या है, जो पद आपको निकालना है। तो यानी कि हमको 20 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 19 बनेगा, गुणा d क्या होता है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो कि है 5। बस 19 गुणा 5 कितना हो गया, 95 हो गया। 95 में 17 जोड़ दो, क्या आंसर आएगा, 7 और 5 12 का 2, हासिल 1, 9 और 2 11, 112। आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के मैथ के टॉप 15 मिक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर कुछ प्रश्न थोड़े से अच्छे लेवल के भी थे, कुछ प्रश्न इजी लेवल थे, कुछ प्रश्न मीडियम लेवल के भी थे। मैंने तीनों टाइप का लेवल इसके अंदर मिक्स करने का प्रयास किया है। बताइएगा इन 15 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।